Bismillahirrahmanirrahim. First of all, welcome to all of you in orientation session of all test preparation conducted by Al-Haq Education System. आप सबको Al-Haq Education System की तरफ से ओरिएंटेशन सेशन में खुशामदीद। ओरिएंटेशन, सबसे पहले कि ओरिएंटेशन आप कहते किसे हैं? ये लफ्ज आपने पहले भी कई दफा सुना होगा। एक तो आपके घर में फ्रीजर मौजूद होगा ओरिएंट के नाम से, बहुत जगह पे आपको शॉप्स भी मिलेंगी ओरिएंट के नाम से। एक और जगह आपने पढ़ा होगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या स्कूल, यानी सर सैयद अहमद खान के कॉलेज में MAO कॉलेज आपने पढ़ा होगा। तो ओरिएंटल का लफ्ज आपने वहां भी पढ़ा होगा। तो गैस करें कि ओरिएंट का क्या मीनिंग हो सकता है। ओरिएंट ईस्टर्न यानी मशरकी साइड। ओरिएंट का लफ्ज है ईस्टर्न से, यानी एंग्लो ओरिएंटल। मशरकी यानी ईस्टर्न एशिया या ईस्ट प्लस वेस्ट, तो एंग्लो ओरिएंटल कर लिया। तो ओरिएंट ईस्टर्न से, और ईस्टर्न किसके साथ अटैच है? सनराइज के साथ। तुलुए आफ्ताब, सनराइज। सनराइज मीनिंग ओपनिंग, बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ सन और बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। ओरिएंटेशन क्लास होती है हमारी यूनिवर्सिटी में, जिसमें हम सब तारुफ करवा रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है। इस तरह यहाँ पे भी ओरिएंटेशन सेशन का मतलब क्या है या मकसद क्या है कि आपको इंट्रोड्यूस करवाना उस नॉलेज से, उस मेथडोलॉजी से जिसका आपको पहले नहीं पता या उस तरह से नहीं पता। डिग्रीज आप सबने यकीनन कंप्लीट कर ली होंगी या कंप्लीटिंग फेज में होंगे। तो अब नेक्स्ट आपका स्टेप आने वाला है, वो है जॉब्स का हसूल। आपने को जॉब चाहिए अब, और हमारे यहाँ एक मिथ चलता है कि जॉब्स नहीं है। इस मिथ की क्या हकीकत है ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारे इस सेशन का मकसद क्या है। ओवरऑल आपके लिए इस सेशन जरूरी क्यों है, इसका मकसद क्या है। PPSC, FPSC, KPSC, NTS, एसेट्रा बेशुमार टेस्ट के आपने नाम सुने होंगे। इनमें डिफरेंस क्या होता है और इनको आपने किस तरह से डील करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और कहाँ पे हमारी लैकिंग्स हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स, शॉर्टकट्स जिनको हमने यूटिलाइज करना है और उनको यूटिलाइज करते हुए हमने इन एग्जाम को क्रैक करना है। तो अब ये आपके सामने एक न्यू चैलेंज है कि पहले आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उसी सब्जेक्ट में ही रहे। अब आपने एक वाइडर वर्ल्ड में आना है, बाहर की दुनिया देखनी है, दूसरे सब्जेक्ट्स को देखना है। वो मुनीर नियाजी कहते हैं ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। एक दरिया तो आपने पार कर लिया कि आपने डिग्री हासिल कर ली, अब आपने दूसरे दरिया की तरफ मूव करना है, दूसरे चैलेंजेस को देखना है। तो हमारा इस सेशन का मकसद क्या है या लर्निंग गोल क्या है कि हम इससे हासिल क्या करेंगे। हमारा मकसद कि आप लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ आ जाएं। यूनिवर्सिटीज में हम जिस तरह से पढ़ रहे होते हैं वो आपको भी आइडिया है, और मैं भी इसी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी आइडिया है कि किस किस्म के हमारे कंसेप्ट होते हैं या क्या किन चीजों को किस तरह से हम डील कर रहे होते हैं।
बल्कि अभी जो लास्ट पीपीएससी केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ फीमेल्स का, उसमें 100 सीट्स थी लेक्चरशिप में, और पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 10,000। लेकिन अफसोसनाक बात कि 10,000 पार्टिसिपेंट्स में से 100 भी रिटन टेस्ट पास नहीं थे कर सके। बाकी इंटरव्यू और बाकी चीजें तो बाद की बात है। यानी 100 सीट्स थी, और 100 सीट्स के जो टोटल पास कैंडिडेट थे वो भी 100 नहीं थे। तो इससे आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों के कंसेप्ट्स कितने क्लियर होते हैं। तो जो हमारा एक मकसद है वो ये भी कि हम आपको कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ लेके, और पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता कि आप हर चीज को वो एक दोबारा शुरू से देखें आखिर तक। अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है तो एज इट इज आ गया तो ओके, वरना थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया तो आप वहां पे हैरान परेशान बैठे हुए। तो इतना आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप वो पूरे पैराग्राफ को दोबारा से जहन में रिवाइंड करें और फिर तैयारी की तरफ आए, या फिर आप टिक करें। इतना टाइम उधर है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट सीखने हैं, टेक्निक्स सीखनी है, ट्रिक्स इस किस्म की सीखनी है जो आपको फौरी काम आए। इवन आपको फार्मूलाज की भी जरूरत ना पड़े। यानी आप क्वेश्चन पढ़ें, मैथ का क्वेश्चन है, अब 1 मिनट पर एमसीक्यू आपको मिलता है। अब एक लेंथी क्वेश्चन आ गया, उसको आप सॉल्व करने लगे तो 5 से 7 मिनट तो लग जाएंगे। तो आपने वो ट्रिक्स सीखनी है कि सिर्फ आप स्टेटमेंट पढ़ें, आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। विदाउट सॉल्यूशन आप उसका आंसर कर सकते। अभी एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था मैथ का ही, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। अब जो बायोकेमिस्ट्री के बायो से रिलेटेड बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए मैथ मुश्किल चीज होती है। तो वो क्वेश्चन तकरीबन 1.5 सफ़े का था। मैंने एक सेशन अटेंड किया, वहां पे वो करवा रहे हो, तो मैंने बाद में कमेंट किया कि आपने 1.5 घंटा, सॉरी 1.5 सफ़ा लिख के ये क्वेश्चन सॉल्व किया, और लिटरली मैंने यही क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के अटेम्प्ट कर दिया हुआ था। यानी अगर मैं वो 1.5 सफ़ा लिखता तकरीबन 10 मिनट मेरे लगते सॉल्व करने में, और वो मैंने विद इन 1 मिनट सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने से सॉल्व कर लिया हुआ था। तो ये इस किस्म की ट्रिक्स आपको चाहिए होती हैं टू अटेम्प्ट द पेपर। तो हमारा मकसद क्या है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, इस रटा सिस्टम से बाहर आ जाएं, बजाय आप इसके कि आप उन पीडीएफ फाइल्स को याद कर रहे हो, बजाय इसके कि आपको कह दिया जाए कि पास पेपर्स याद करने हैं और आप वो इम्तियाज साहब की बुक को लेके एक सिरे से शुरू करें आखिर तक 10,000 एमसीक्यूज को रट्टा लगा के बैठे हो, और जब पेपर आए तो उन 10,000 में से भी कोई ना आए, या 5, 7, 10 आ जाए, या 30, 40 भी आ जाए। तो आपने तो वो 40 करने ना, लेकिन 40 पे मेरिट तो नहीं बनना। बेशक आप पास भी कर लें, 50 ले लें, पास कर भी लिया, लेकिन ये जो एग्जाम्स हैं ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपका मुकाबला है, जो मेरिट पे आएगा वो सिलेक्ट होगा। पास करना तो प्रायोरिटी है ही नहीं। तो आपको इस रटा सिस्टम से निकालना है, सेल्फ सफिशिएंट करना। और दूसरा, बेशुमार पोस्ट आ रही होती है हमारे यहाँ, एक जो ट्रेंड चल रहा होता है कि तब तक तैयारी नहीं करनी जब तक अप्लाई ना कर लिया। और पहली चीज कि डिग्री के साथ तो हमने किसी चीज को पढ़ना ही नहीं है ना। जो डिग्री हासिल कर रहे हैं घर वाले भी यही कहते हैं, और हमारा अपना भी यही होता है, और हमारा यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट भी यही होता है कि जो सब्जेक्ट हमने रख लिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमने अपने 4 साल उसी सब्जेक्ट में खपा देने हैं, और उस सब्जेक्ट में भी हमने सिर्फ अपने जो आउटलाइन सिलेबस की दी गई हुई है वो पढ़नी है, बल्कि वो भी नहीं करनी जो सिर्फ हमें टीचर करवा रहा है, हम वही चीजें कर रहे हैं। तो जब 4 साल के बाद हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 4 साल पढ़ा है ना वो बहुत तंग कर रहा है अब हमें। तो ये जो डिग्री है ना,
इसकी तो जॉब मिल ही नहीं रही, अब जो मर्जी डिग्री कर ले। सब डिग्री का ये सीन है इस वक्त कि मैंने केमिस्ट्री की हुई थी, 1.5 साल हो गया केमिस्ट्री की लेक्चरशिप की जॉब ही नहीं आ रही। मैंने दूसरा सब्जेक्ट किया हुआ है, अब कहीं पे इसकी जॉब ही नहीं आ रही। ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ। तो अगर तो कोई अभी तक बीएस कर रहा है यानी अंडर ग्रेजुएशन है, उसके लिए तो ये गोल्डन चांस है कि अभी से स्टार्ट कर दे। अभी से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा कि आपके पास काफी टाइम होगा, थोड़ी चीजें करेंगे, डीप करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छे वे में आप इसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जिनकी डिग्री कंप्लीट हो भी चुकी है, देर आए दुरुस्त आए के मुताबिक, अभी भी उनको स्टार्ट करना है। जब हम डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं होते हैं, अब सोशल प्रेशर है हमारे ऊपर कि हमने जॉब करनी है। इवन हम बहुत चीजें प्लान कर रहे होते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जो हमारा सोशल सर्कल है वो हमें इतनी इजाजत नहीं दे रहा होता कि हम 2 साल तक सिर्फ अटेम्प्ट ही करते रहे। जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है, घर वाले भी पूछना शुरू कर देते हैं, हाँ भाई क्या करना है। बाहर से भी बाकी चीजों का भी यही सीन चल रहा होता है। तो अव्वल तो कोशिश करेंगे पहले ही तैयारी कर लें, वरना बाद में भी अगर तैयारी करनी है तो ये अप्रोच हरगिज नहीं लेनी कि जिस टेस्ट के लिए अप्लाई कर लिया उसका सिलेबस देख लिया उसको तैयार कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। वरना आप क्या करेंगे, एक टेस्ट देंगे, हमारे यहाँ सिस्टम भी ऐसा है कि आपने अप्लाई कर लिया, 6 माह बाद आपका वो आएगा, टेस्ट आएगा, फिर 6 माह बाद रिजल्ट आएगा, तो साल आपने उसी टेस्ट में ही जाया कर दिया। उसकी बजाय आपने क्या करना, आपने एक ही दफा तमाम टेस्ट का करिकुलम देखना है। तकरीबन तमाम चीजें सेम होती हैं, सिर्फ फर्क क्या होता है, फर्क सिर्फ ये होता है कि उसकी रेशो कम ज्यादा होती रहती है, परसेंटेज कम ज्यादा होती है, बस। बाकी चीजें तकरीबन वही रहती हैं तमाम सब्जेक्ट में। तो आपने क्या करना है, एक ही दफा उस करिकुलम को अपने सामने रखना है और उसी करिकुलम के मुताबिक आपने तैयारी करते रहना है। जो भी पोस्ट आएगी आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, उसी रात, सुबह टेस्ट है तो एक दफा आप शाम में बैठ के रिवाइज कर लें, बाकी तो आपकी 100% तैयारी हुई भी है। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज उसी तरह से तैयारी की हुई है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आप एफआईए का दे रहे हैं तो पेपर से एक दिन पहले एफआईए एक्ट को देख लें, एफबीआर का दे रहे हैं तो एफबीआर के लॉज देख लें, इसी तरह पुलिस का दे रहे हैं तो पुलिस से रिलेटेड कुछ चीजें देख लें। वो आपका मेरा ख्याल है कि 1 to 2 आवर का वर्क होता है, या एक दिन लगा ले मैक्सिमम। सिर्फ एक दिन आपको उन स्पेसिफिक चीजों को देना पड़ेगा, बाकी चूंकि सिलेबस ही सबका सेम है तो आपकी एक ही दफा में तैयारी मुकम्मल हो चुकी होगी। ठीक है, तो फिर आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि ये टेस्ट दूं, दूसरा दूं, ये दे के अब इसका इंतजार करूं। नहीं, जो भी टेस्ट आ रहा होगा आप अप्लाई कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे। यकीनन जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई टेस्ट फेल होगा। हमने ये अल हक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से 2020 में सेशन स्टार्ट किए, ये हमारा 11th बैच है। इसी चीज को फोकस किया कि सब्जेक्ट बेस, टॉपिक बेस हम प्रिपरेशन करवाएं, कंसेप्चुअल स्टडी करवाएं, डीप स्टडी करवाएं, इन डेप्थ जाएं लिटरली। और मैं खुद, मेरी यानी ग्रेजुएशन है बायोकेमिस्ट्री में फ्रॉम यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इस तरह मेरी ग्रेजुएशन है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। करंटली मास्टर है इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और पीपीएससी मैंने 2020 में ही क्वालिफाई किया है। अभी करंटली एफपीएससी के भी पेपर्स हुए और इंशाल्लाह बल्कि आई एम 100% श्योर कि मेरा इसी अटेम्प्ट में एफपीएससी भी क्वालिफाई हो चुका होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी जो भी टेस्ट दिया वो किसी भी वो टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट करवाया, सारे के सारे टेस्ट क्लियर हैं आज तक मेरे रिकॉर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। वजह क्या है कि शुरू से मैंने उस नब्ज को पकड़ा, खुद वो टॉपिक्स निकाले, तकरीबन 10 से 15 दिन मैंने सिलेबस वो डिवाइस करने में लगाए
उसके बाद खुद तैयारी स्टार्ट की, 7 सेशन स्टार्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट हमारे बैच में 80% तक जो हमारा आउटपुट था रिजल्ट, यानी 80% स्टूडेंट पास थे। और जो 20% नहीं पास कर सके, उधर जो कमी पेश आई वो ये थी कि उनमें रेगुलरिटी नहीं थी। सिर्फ उस रेगुलरिटी की इशू की वजह से, क्योंकि जब मैंने उनका रिजल्ट देखा तो मैंने खुद उनको टेक्स्ट किया कि आप क्यों नहीं कर सके। उनका यही जवाब था कि सर हमने आपके लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं लिए। जब ये एक इशू, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो फिर हम गारंटी दे रहे होते हैं, और आपने वो टेक्स्ट भी देखा होगा कि हम यही कह रहे होते हैं कि हमारी तरफ से 100% गारंटी। अब वो गारंटी क्यों होती है भाई? पेपर मैंने तो बनाना नहीं, तो मैं या ना मैंने पेपर लीक करना है, तो मैं आपको गारंटी किस हैसियत से दे सकता हूं? तो गारंटी आपको इसीलिए दे रहे होते हैं कि हमने वो तमाम चीजें हर डायमेंशन से कवर कर दी हुई हैं कि जो किसी भी पेपर में, किसी भी लेवल के पेपर में आ सकती हैं। तो जब आप 100% प्रिपेयर हैं तो 100 में से 80% तो आप अटेम्प्ट कर ही देंगे ना, इसीलिए ये गारंटी होती है। तो ये हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे लर्निंग आउटकम, और जो हमारे सेशन का पर्पज है। अब आते हैं जो टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसीज है हमारे पास। पीपीएससी है, यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह केपीके वालों के लिए केपी के खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध वालों के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस तरह बलूचिस्तान वालों के लिए गिलगित वालों के लिए इस तरह एनटीएस है। और कुछ जो जॉब्स होती हैं उनके टेस्ट खुद इदारा कंडक्ट करवा रहा होता है। अब इनमें जो आपको बुनियादी फर्क होता है कि एफपीएससी जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें पूरा पाकिस्तान ही कम्पीट कर रहा होता है, और जो बाकी प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंशियल जो सर्विस कमीशन कंडक्ट करवा रहे होते हैं, उसमें वही उसी प्रोविंस के स्टूडेंट्स होते हैं। और एक फर्क जो मजीद कि एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी हो रही होती है। तो बाकी एक और जो चीज हमारे यहाँ बहुत करती है, बल्कि जो मुझे सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है, कि मुझे मैसेज कर रहे होते हैं बच्चे कि सर हमने पीपीएससी की तैयारी करनी। अब और पीपीएससी के से मुराद जो हमारे यहाँ एक कॉमन परसेप्शन है वो ये कि जो लेक्चरशिप का टेस्ट है ना, उसको पीपीएससी कहा जाता है कि जी मैंने लेक्चरर बनना है, केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री की लेक्चरशिप करनी है, बायो का लेक्चरर लगना है, तो मुझे पीपीएससी करना है। बात आपकी ठीक है, लेकिन वो टेस्ट, उस टेस्ट का नाम लेक्चरशिप है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट है, और उसको कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है वो पीपीएससी है। तो पीपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट भी कंडक्ट करवाती है, यानी सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट भी कंडक्ट करवाती है। इसी तरह नॉन सब्जेक्ट बेस्ड जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट करवा रही होती है, लाइक पुलिस के हो गए, नैब के हो गए, एफआईए के हो गए, एफबीआर के हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हो गए, तो पीपीएससी हो गई या एफपीएससी, ये सारे टेस्ट कंडक्ट करवा रहे होते हैं। तो जॉब्स हमारे पास दो तरह की आ रही होती हैं, एक होती है सब्जेक्ट बेस्ड। आपकी वॉइस नहीं आ रही। और भी किसी को इशू है करंटली कंफर्म कीजिएगा। नो सर। ओके नो सर। ओके, थैंक यू। मौसम की वजह से इंटरनेट स्लो है ना, इस वजह से सबका मसला आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू। तो जी, तो जॉब्स हमारे पास दो तरह की आ रही होती हैं, पीपीएससी बेस और सब्जेक्ट बेस एंड नॉन सब्जेक्ट बेस। सब्जेक्ट बेस यानी जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, लाइक आपने फिजिक्स पढ़ी है, तो फिजिक्स बेस जो आपकी जॉब हो सकती है, यानी फिजिक्स का लेक्चरशिप हो गई, या फिजिक्स बेस आपके रिसर्चर की जॉब हो गई, या एक्सेट्रा। जो आपकी सब्जेक्ट बेस होती हैं वो एक तरफ, और वो बहुत कम आ रही होती हैं, और जब आती हैं तो उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है। इसके बरक्स जो नॉन सब्जेक्ट बेस होती हैं वो, मेरा ख्याल है कि हर वक्त किसी ना किसी जॉब पे अप्लाई हो ही रहा होता है। यानी अभी आजकल, यानी पिछला पूरा वीक टेस्ट हुए हैं एफपीएससी के, जिसमें एएसएफ के कुछ टेस्ट हो गए, या एफआईए के टेस्ट हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के टेस्ट पिछला पूरा वीक होते रहे। और कल नहीं परसों से दोबारा से एफआईए में अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। यानी जर्नल बेस, नॉन सब्जेक्ट बेस इतनी ज्यादा जॉब्स आ रही होती हैं, और चीजें भी आसान कि एक ही दफा आपने तैयारी कर ली, फिर जो मर्जी टेस्ट आता जाए, एक दफा रिवाइज करें और मूव करें। और जो दूसरी मिथ है
कि जॉब्स नहीं, तो उसकी वजह ये है कि हमें इल्म नहीं, हमारे अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि जॉब्स, तो मैंने आपको बताया कि डेली बेस आ रही होती है। पहली जो कमी है हमारे अंदर कि हमें पता नहीं होता कि जॉब्स आई हुई हैं। तो उसके लिए एक तो ये है कि आप जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनको विजिट करें। सेकेंडली जो हमारे अपने ग्रुप्स हैं अलग एजुकेशन सिस्टम के, वहां पर भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली कि एक तो हमें पता ही नहीं है कि हम इस सब्जेक्ट के अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट्स में, दूसरे चीजों में जा सकते हैं। दूसरा, जो दूसरी हमें कमी का फेस करनी पड़ती है, जो दूसरी लैकिंग जो हम फेस कर रहे होते हैं कि हम तैयारी ही नहीं करते, हम उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है वो ही नहीं पूरे कर रहे होते हैं। क्योंकि जो बंदा कॉम्पिटेंट है ना, वो कभी भी मार नहीं खाता। जॉब्स कम भी हो, फॉर एग्जांपल अभी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट थी, 4 थी सीट्स, तो भाई 4 सीट्स तो है ना, आपको कितनी चाहिए? एक। तो जितनी मर्जी सीट्स आ जाएं, आपको तो अपने लिए एक चाहिए ना, और आप ही खुद को इतना कॉन्फिडेंट करें कि आप वो एक सीट हासिल कर सकें। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन अक्लमंद बंदा वो है कि जो उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है। क्योंकि वक्त ने तो किसी का इंतजार करना नहीं, लेकिन समझदार बंदा कौन है? हु ग्रैब्ड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम कॉलर। तो जो कॉलर से अपॉर्चुनिटी को पकड़ ले, नहीं जी अब तुझे तो मैं कम से कम नहीं जाने दूंगा, और फिर खुद को उसके मुताबिक डाले, उसके मुताबिक तैयारी करे। दैट्स इट। तो अब आते हैं जी इन टेस्ट की तैयारी की तरफ कि आपने ये तैयारी करनी कैसे है, या हम इन सब्जेक्ट को किस तरह से लेके चलेंगे। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये नॉन सब्जेक्ट बेस होता है। ठीक है, जो हम फोकस कर रहे होते हैं, ये जो हमारा सेशन होता है, वो नॉन सब्जेक्ट बेस जो तमाम जॉब्स होती हैं उनको 100% कवर करता है। और जो सब्जेक्ट बेस होती है उसमें भी आपका 20% जीके का पोर्शन होता है। यानी जब तक आप जीके नहीं कवर करते, आप अपने सब्जेक्ट में भी नहीं जा सकते। आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, लेकिन अगर आप 20 नंबर जीके के लूज कर रहे हैं तो आप केमिस्ट्री भी पढ़ाने के अहल नहीं। तो अगर आपने अपने फील्ड में भी सर्व करना है तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश पे ग्रिप होनी चाहिए, जीके पे ग्रिप होनी चाहिए। तो जीके में ओवरऑल जीके कह दिया जाता है, उसके अंदर फिर ये तमाम सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं जिनमें करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आईक्यू क्वेश्चंस यानी एनालिटिकल रीजनिंग, इसी तरह एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, उर्दू। तो अगर आपकी डिग्री है बायो में, केमिस्ट्री में, यानी साइंस के किसी सब्जेक्ट में, तो आपको एवरीडे साइंस तो आती है किसी हद तक, लेकिन मैथ का आपको बिल्कुल ही नहीं पता। अगर आपकी मैथ में है तो आपको बायो नहीं आती, या साइंस की कोई भी है तो आपको हिस्ट्री नहीं आती। हम मुसलमान हैं, कलमा तो हमें आता है, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड है, कुरान पाक हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसमें जो एमसीक्यूज बनते हैं कि कौन सी सूरत में एक दफा बिस्मिल्लाह है, कौन सी में 2 दफा है, या किसी में है ही नहीं, तो ये एमसीक्यूज तो हमें सिर्फ बीइंग अ मुस्लिम तो नहीं आएंगे ना। तो ये चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं। हमारा जो भी सब्जेक्ट हो, बाकी सब्जेक्ट पे हमें ग्रिप करनी ही पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हमने हर सब्जेक्ट को टॉपिक्स में डिवाइड किया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस्लामिक स्टडीज है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इस्लाम का मीनिंग क्या है, इस्लाम की हिस्ट्री क्या है, इस्लामिक मंथ, इस्लामिक डेज, फिर इस्लाम को लेके कौन आया, द होली प्रॉफिट इस पान हिम। तो सीरत नबी बिफोर हिजरा कि किस तरह से उनको कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए। अब ओवरऑल काफी चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन पेपर में डेट्स पूछी जा रही होती हैं, इवेंट्स का पूछा जा रहा होता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने उन इवेंट्स को लिंक करना होता है। अगर आप रैंडम याद करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल गजवात हैं, टोटल 27 गजवात हैं, जिनमें 12 का जिक्र कुरान पाक में भी है। अब अगर आप वैसे ही गजवात को याद करना चाहें तो बड़ा मुश्किल है।
हम क्या करेंगे, हम एक नमूनिक बनाएंगे, एक लफ्ज आपको बता देंगे कि ये लफ्ज आपने याद रख लेना है, आपको सारी गजबात याद। स्टोरी मैंने आपको 10 मिनट में स्टोरी सुनानी है कि ये इस तरह से गजवात हुई। यहाँ से हमने बदर से शुरू किया, बदर से भी पहले अबवा से शुरू किया, अबवा से तबूक तक हम चले गए। फर्स्ट जो गजवा है वो अबवा, लास्ट गजवा तबूक। तो फर्स्ट टू लास्ट हमने 9 हिजरी 9 सालों में हमने मूव करना है, 9 से 10 सालों में। तो एक लफ्ज 10 मिनट की कहानी होगी, फिर सारी की सारी गजवात कब हुई, किस तरह से हुई, उसकी बैकग्राउंड रीजन क्या थी, और फिर एक लफ्ज एक नमूने का आपको दिया गया कि ये आपने याद कर लेना है, जो मर्जी गजवात आ जाए पेपर के अंदर, आपने इस लफ्ज को देखना है, यहाँ से आपको उसकी डेट पता चल जाएगी बस। और डेट से आपको आनी है कि ये बदर कौन सी हिजरी में होती है, ओहद कौन सी हिजरी में हो रही है, या फिर बिफोर हिजरा द होली क्राफ्ट इसमें पानी हजर असवद का जो इंसिडेंट है उसको रिजोल्व कर रहे हैं। अब इंसिडेंट आप सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी एज उस वक्त का क्या थी हमें नहीं पता। आपने शाम का सफर किया, हमें पता है 2 दफा किया, लेकिन उस वक्त आपकी एज क्या थी, ये कौन सा साल था, पेपर में तो ये पूछा जाएगा। अभी एफपीएससी के पेपर में भी आया हुआ था, जब वसल्लम ने शाम का सफर किया तो उस वक्त आपकी एज क्या थी, वहां पे यही पूछा जा रहा होगा। तो मुसलमान होने के बावजूद अगर हम इस्लामिक स्टडी में 10 एमसीक्यूज में से 9 8 ठीक नहीं कर रहे तो फिर क्या मजा। और ये बड़ी आसान सी चीज है, ये आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है सिर्फ एक वीक के अंदर। एक हफ्ता आप इसको दे दें, लिटरली हमने जो लास्ट सेशन किया मेरा ख्याल है कि एक वीक में हमने इस्लामिक को कंप्लीट किया था, और उसके बाद प्रैक्टिस करवाई, और फिर मैंने बच्चों को क्विज कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करवाया, उन्होंने वहां पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद जो भी टेस्ट आए हमने देखा कि 100% उन्हीं में से आ रहा था। कि जब आपने हर टॉपिक को हर डायमेंशन से कर लिया, उसके बाद जो उसके पास्ट पेपर्स हैं उनसे उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसका टेस्ट दे लिया, वीकली टेस्ट हो रहा होता है, जब आपने उसका वीकली टेस्ट दे लिया तो फिर तो कमी बचेगी, हरगिज नहीं। इस तरह से इस्लामिक स्टडी को टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, और फिर हर टॉपिक को एज अ लेक्चर हम डिलीवर करेंगे कि यहाँ से शुरू हुआ, इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ, और पिछला जो इंसिडेंट था उसके साथ इसको किस तरह से लिंक करना है। तो पूरी सीरतुन नबी का एक इस तरह से आपको लिंक डेवलप करवाएंगे कि आपको बगैर याद रखे याद रह जाए। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपकी यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होगी, उसके बाद खुलफाए राशिदीन, वो हम इस्लामिक पोर्शन में कवर कर देंगे। उसके बाद फिर हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है जो बाकी खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया, उसके बाद अमवी खिलाफत, खिलाफत उस्मानिया, ये इनमें से बाज़ दफ़ा तो एक आध एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो 10 से 15 मिनट में वो कवर किया, देन फिर आप आ जाएंगे हिस्ट्री इन द सब कंटिनेंट में। तो 712 में मोहम्मद बिन कासम आता है, किस तरह से आता है, क्या इंसिडेंट होते हैं, देन महमूद गजनवी, देन शहाबुद्दीन गौरी, फिर दिल्ली सल्तनत जो, देन फिर मुगल अंपायर, फिर किस तरह से मुगल अंपायर का डिक्लाइन है, मुगल अंपायर की डिक्लिनेशन के बाद अंग्रेज आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका इंट्रो, और कब वो आई और किस तरह से उसने अपने पाँव जमाए, ये सारी पढ़ के तो ऑटोमेटिकली आपका लिंक डेवलप होता चला जाता है कि आपको अगर बिलफर्ज को ऐसी चीज भी पेपर में पूछ लें जो आपने नहीं पढ़ी हुई, देन भी आप राइट आंसर कर सकते हैं। कि वो कहते हैं ना कि उस बंदे का अंदाजा बहुत लगता है, वो अंदाजा इसलिए लग रहा होता है कि बिलफर्ज अगर उसने वो चीज नहीं भी पढ़ी हुई तो लेकिन उसकी बैकग्राउंड चीजें, उससे रिलेटेड दूसरी चीजें उसने पढ़ी हुई हैं, तो वो कम से कम गेस अच्छा कर सकता है। जिस बंदे को जीरो पता है, किसी चीज का पता ही नहीं है, वो गेस किस तरह से करेगा। तो वो चीजें करना, यानी 1857 तक, देन फिर जंगी आजादी होती है, फिर वो तमाम इंसिडेंट्स होते चले जाते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स होती हैं, इसी दौरान साथ रिफॉर्मर्स आते हैं, देन फाइनलाइजिंग द हिस्ट्री, हम इंडिपेंडेंस की तरफ मूव करते हैं। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होता है, प्री पार्टीशन कंप्लीट होती है, पोस्ट पार्टीशन पे आते हैं, देन फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री टिल टुडे 2022 तक, बल्कि 31 जुलाई 2022 तक, आज तक जो होगा वो सारा हमारा पोर्शन में कवर होगा। ठीक है, जियोग्राफी हमें बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा होता है, लेकिन लिटरली लिटरली सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जियोग्राफी है। इसमें हम क्या करेंगे,
आपको पहले पाकिस्तान का मैप, पॉलिटिकल मैप पढ़ाएंगे कि इसके बॉर्डर्स वगैरह क्या है, एरिया क्या है, यानी मैप ड्रा करेंगे। देन उसका हम फिजिकल मैप पढ़ेंगे। फिजिकल मैप में क्या होगा कि कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, उन माउंटेन्स के दरमियान पासिस कौन से हैं, रिवर्स कौन से हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, मोटरवेज, डेजर्ट्स, प्लेटोज, यानी ओवरऑल पाकिस्तान में। और ये चीजें बहुत आसान है लिटरली। आपने पाक स्टडी में, मैट्रिक में, एफएससी में पढ़ी थी, लेकिन वहां पे हमारा मसला ये था, और वहां पे लिटरली मुझे खुद भी सबसे मुश्किल ये चीज लगा करती थी। लेकिन मसला ये था कि तब हमें टीचर क्या करते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना बस। जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्ट के हिसाब से, कि जब आपको पता चल गया कि चाइना के साथ साथ आपका हिमालय आ रहा है, देन कराकरम आ रहा है, देन फिर हिमालय है, वो थोड़ा सा इस तरह टर्न हो रहा है, यहाँ से आगे फिर आपका हिंदू कश है, गिलगित में आपकी वो तीनों माउंटेन रेंजेस मिल रही हैं। तो जब ये इस तरह से आप चीजों को लिंक करके उनके लोकेशन के हिसाब से कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हर चीज आपकी होती चली जाएगी। इस तरह हम करेंगे पाकिस्तान का मैप, देन हम वर्ल्ड मैप को भी कवर करेंगे। वर्ल्ड मैप में फिर पूरी दुनिया के तमाम जो ओशंस हैं, उसके साथ कंटिनेंट्स हैं, रिवर्स जो इंपोर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पोर्शन स्पेशली एफपीएससी में बहुत ज्यादा आ रहा होता है, तो उस डायमेंशन से भी हमें कवर करना होगा। फिर प्रेसिडेंट एस्ट्रा का भी पूछ रहा होता है, उसका जो मैंने हल निकाला, एक तो मैप वगैरह से जो चीजें हमें कवर हो जाएंगी, कि हम डेली बेस एक कंट्री कर लिया करेंगे, क्योंकि कंट्रीज की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो वहां पे उसका कैपिटल कौन सा है, करेंसी कौन सी है, तो ये चीजें। तो हम क्या करेंगे कि हम डेली बेस एक कंट्री कर लिया करेंगे। यानी कल से हमारा सेशन स्टार्ट होगा, तो कल से ही या परसों से इंशाल्लाह हम रोजाना का एक कंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल कल पहले दिन पाकिस्तान से रिलेटेड कर लिया, देन अफगानिस्तान से मुतल्लिक जितने भी चीजें बन रही वो कर ली, देन इंडिया से मुतल्लिक पहले नेबर्स कर लिए, देन मूव करते गए। तो 2 माह का सेशन है हमारा, 3 माह का, 80 to 90 डेज बन रहे हैं। तो अगर 80 कंट्रीज हमने कर ली, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे बाहर वो मूव कर सकता है बंदा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजीज हैं जो हमें अडॉप्ट करनी। ओके, तो इस तरह से पाकिस्तान मैप को देखते हुए हम पाकिस्तान से रिलेटेड तमाम चीजों को कवर करेंगे, कि जब आपने पाकिस्तान का मैप कर लिया, इससे ना सिर्फ आपके फिजिकल फीचर्स कवर होंगे, बल्कि इसी से आपको जो पॉलिटिकल सिचुएशन है डिफरेंट प्रोविंसेस की, वो भी समझने में मदद मिलेगी। जब आप वर्ल्ड मैप करेंगे, तो आपको पता चलेगा डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियोज का, कि भाई इंडिया तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर उसकी कोई ना कोई वजह है कि उन्होंने जो उनकी लोकेशन थी, जो उनकी ज्योग्राफी थी, उसको उन्होंने यूज किया। सिंगापुर ने दिनों में एक बूस्टर लगाया अपनी प्रोग्रेस को, इस वक्त वो वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस कंसिडर किए जा रहे हैं। वजह क्या थी कि उन्होंने अपनी जियोग्राफी को, अपनी पोजीशन को, अपनी लोकेशन को प्रॉपरली यूज किया। और जो डिफरेंट एक्शन हो रहे हैं होते हैं विद इन कंट्री, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये जो मसले हैं इस वक्त इकोनॉमी के, कभी हम रशियन ब्लॉक की तरफ से इशू करते हैं, कभी हम अमेरिका की तरफ जाते हैं। अमेरिका कहता है कि रशिया के साथ नहीं मिलना, रशिया कहता है अमेरिका के साथ नहीं मिलना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हमारी ज्योग्राफी, हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि हम उसके लिए भी जरूरी है, यानी रशिया के लिए भी हम जरूरी है, हम चाइना के लिए भी जरूरी है, हम अमेरिका के लिए भी जरूरी है। कि हम अमेरिका को कुछ ना भी करें, इवन हमने फॉर एग्जांपल उनको, हमें उन्होंने ब्लेम भी किया कि आपकी वजह से हम अफगानिस्तान की जंग हारे, लेकिन फिर भी वो हमारा बाइकाट नहीं कर सकते। हमारी पोजीशन ऐसी है, हमें अपनी पोजीशन को समझना है, डिफरेंट कंट्रीज की लोकेशन को समझना है, जिससे हमें पता चलेगा कि जो डिफरेंट सिनेरियोज बिल्ड हो रहे हैं। अगर हम बैठे होते कहीं पे, वो अफ्रीका के कॉर्नर में, तो चाइना ने हमें मुंह लगाना था, उनका लिंक ही नहीं है हमारे साथ। रशिया ने हमें पूछना था, वो एक कॉर्नर पे जो मर्जी करें। तो ये जो टर्माइल कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियोज क्रिएट हो रहे होते हैं, इसके पीछे आपकी ज्योग्राफी होती है। जब तक आप अपने मुल्क का मैप या वर्ल्ड मैप नहीं समझते, तब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाते। उसके बाद आप जीके में आए,
यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पोस्ट पार्टीशन में आए, तो जो पोस्ट पार्टीशन में आपने तमाम पॉलिटिकल हिस्ट्री, गवर्नर्स कौन से रहे, प्रेसिडेंट्स कौन से आए, प्राइम मिनिस्टर्स कौन से हैं, ओवरऑल 1947 टू 1956 तक हमारी सिचुएशन कैसी है, 1947 टू 1958 तक हमारे पॉलिटिशियंस ने क्या किया कि हमें मार्शल लॉ लगाना पड़ा। फिर मार्शल लॉ क्या होता है, कौन कौन से मार्शल लॉ लगे, उसके क्या इफेक्ट्स हुए, कौन कौन से उन्होंने स्टेप्स लिए, ये सारी चीजें। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कौन से हैं और नेशनल हमारे डिस्प्यूट्स कौन से हैं, यानी हमारे जो बॉर्डर इश्यूज हैं किसके साथ हैं, क्यों हैं, इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्यों हैं, वर्ल्ड वार जो हुई है वो क्यों है, और कंट्री जो वार हो रही है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वार चल रही है, सीरिया क्राइसिस है, यमन क्राइसिस है, इसी तरह इराक के इश्यूज, इराक कुवैत वार, तो ये तमाम चीजें इंसिडेंट्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं। तो इन पे अगर आपने एक ही दफा इसको गो थ्रू किया हुआ है तो आपके लिए चीजें समझना, चीजों को मैनेज करना आसान हो जाता है। ठीक है, देन फिर पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको आपने देखना है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स जो मैंने कुछ के नाम लिए जॉब्स के हवाले से, उनको भी आपने देखना है, या वैसे भी पाकिस्तान में जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, सेनेट एक्सेट्रा, या फिर जो दूसरे हमारे पास इदारे हैं ब्यूरोक्रेसी के या डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर काम करें, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होता है और एक लाजमी हिस्सा है हमारे टेस्ट प्रिपरेशन का। फॉर एग्जाम्पल ओआईसी को ओवरऑल देखना है तो उसने क्या किया, पाकिस्तान का ओआईसी के साथ लिंक, पाकिस्तान ने ओआईसी के साथ मिलकर क्या किया, पाकिस्तान का क्या रोल रहा, और करंटली जो समिट्स वगैरह हो रहे हैं वो कहाँ पे हुए हैं, कब कब हुए, उसका क्या आउटपुट था। इसी तरह ओआईसी का, सार्क का, एससीओ का, यूएनओ, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो करंटली सिनेरियो पे आई हैं, लाइक U2I2, क्वाड, इसी तरह रिसेप्ट, रिसेप्ट आई है हमारे सामने। इसी तरह बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन जो अभी डेवलप हो रही है, नेटो थी, अब नेटो के इश्यूज की वजह से रशिया यूक्रेन वार हो रही है, तो नेटो क्या है, यूरोपीय यूनियन, उसका क्या फायदा हुआ, यहाँ पे एशियान है, उसने किस तरह सक्सेसफुली तमाम चीजों को डील किया हुआ, और एशियान के मुकाबले में सार्क भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी अभी तक फंक्शनल क्यों नहीं है, क्यों क्यों वो अपना रोल उस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, उसके साथ यानी 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू हमने इस तरह से करना है कि हमारे चूंकि ऑप्शंस आने हैं, जैसे एमसीक्यू बेस्ड है, एफपीएससी एमसीक्यू बेस्ड होता है मेनली, और इंटरव्यूज में आपसे क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं, आपने अपना एक एनालिसिस टाइप भी डेवलप करना होता है, उसके साथ एमसीक्यू बेस करना होता है। तो ये तमाम चीजें हम उसी को बेस करते हुए, उसी को फोकस करते हुए कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह डिफेंस से रिलेटेड डिफेंस के पैक्ट्स और मिसाइल्स, टैंक्स, ये बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा होता है कि करंटली हमने कौन सा मिसाइल, फॉर एग्जाम्पल गोरी हमने कब किया था, बाबर, अभी हमने बाबर का एक्सपीरियंस किया है इसी 2021 में, तो कौन कौन से मिसाइल हैं पाकिस्तान के पास, और कब कब, जो लास्ट 2 इयर्स के स्पेशली करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, अभी हमने फरवरी में कौन सा किया, दिसंबर में कौन सा किया था, उसकी क्या अडॉप्टेशन है, इसी तरह उर्दू से रिलेटेड चीजें वो हम नेक्स्ट देखते हैं। आर्म फोर्सेज अवार्ड कौन से हैं, न्यूज़पेपर्स, एक्सेट्रा, ये तमाम चीजें हम जीके में देख रहे होते हैं। करंट अफेयर्स में 2 साल का जो तमाम सिनेरियो, जो हमने कहा कि लोकली क्या हो रहा है पाकिस्तान में, नेशनली, इंटरनेशनली कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, और उन पर किस तरह से आपने वर्क करना है। पाकिस्तान में करंटली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया, बजट हर साल का आपने करना होता है, उसमें से जो आपके काम की चीजें 5-7 होती हैं, एजुकेशन का बजट, इसी तरह डेवलपमेंट बजट हो गया, और कौन सी पॉलिसीज न्यू इंट्रोड्यूस करवाई गई, किसने करवाई, ये 5-7 चीजें होती हैं जो बजट में से आपने देखनी होती है। इलेक्शन अब तक कितने हो चुके, कौन किस डेट को हुए, और कौन सा सक्सेसफुल है, जो लास्ट होता है वो आपने उसकी डेट भी याद रखनी होती है, और उसमें सक्सेसफुल कौन रहा, तो ये चीजें आपने देखनी होती है। स्पोर्ट्स से मुतालिक बहुत ज्यादा चीजें आ रही होती हैं, और मजे की चीज ये है कि हमें इसका ज्यादा नहीं पता होता, कि जिन लोगों का तो इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो वो उनको क्रिकेट का पता, लेकिन उनको फुटबॉल का नहीं पता, बाकी चीजों का नहीं पता। जिनका फुटबॉल में है उसको फुटबॉल का पता है, और जो ऐसे हैं मोस्टली गर्ल्स
और कुछ बॉयज भी हम जैसे कि जिनको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए फिर बड़ा इश्यू होता है। तो लेकिन हमें इस चीज को फोकस करना होता है फॉर द टेस्ट और फॉर द इंटरव्यू टू। फिर वो इंटरव्यू में आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप कौन सी गेम खेलते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो बताना है कि मैं अपने फारग वक्त में एज अ हॉबी क्या कर रहा होता हूँ। तो आप फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट कहते हैं, वो क्रिकेट से मुतालिक पूछना शुरू करें। तो इसलिए तमाम गेम्स की जो बेसिक नॉलेज है वो भी पेपर में पूछी जा रही होती है। तो ये भी हम इंशाल्लाह वन बाय वन करते हैं, यानी क्रिकेट को स्टार्ट करेंगे, उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, अंडर 19 वर्ल्ड कप, ब्लाइंड कप एक्स्ट्रा, और सीरीज का वो कब कब हुई, किस तरह से हो रही है, ये पेपर में पूछा जा रहा होता है। इस दफा भी अभी जो लास्ट पेपर था इंस्पेक्टर एफआईए का, उसमें सिर्फ क्रिकेट से मुतालिक 2 सवाल आए हुए थे। आने वाला जो 2023 का वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हो रहा है, कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिसने 10 विकेट ली थी इन लास्ट फेब 2021। तो आप नहीं भी मैच देखते पेपर में तो आपको ये चीज पूछी जानी है। तो इस तरह कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकती है वो आपने स्पोर्ट्स की देखनी होती है। ठीक है, कोविड-19 था, लेकिन अब मोस्टली इसकी जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। मैथमेटिक्स बायो वालों के लिए सबसे बड़ा मसला है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा खुद बायो का बैकग्राउंड है, बायो कुछ मैंने आपको बताया मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप मैथ करेंगे और जब हम आपको मैथ करवाएंगे तो इसी तरह से करवाएंगे कि आपको फार्मूला नहीं आता तो भी आप सवाल कर लें, आपको लेंथी स्टेप्स नहीं आते तो भी आप सवाल हल कर लें। यानी आपको ट्रिक से बताएंगे कि परसेंटेज क्वेश्चन के लिए ये 4 वर्ड इस्तेमाल होते हैं। इन 4 वर्ड्स को आपने सिंपली जहां पे भी आया वहां पे ये आपने साइन पुट करना है, ऑटोमेटिकली सवाल हल हो जाएगा। नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, उसकी मैं आपसे वीडियो भी शेयर करूंगा। तो आपको सिंपली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे और लिटरली एक ही क्लास के बाद आप इस काबिल होंगे कि खुद अ, आगे सजेस्ट कर सके, इवन खुद अपनी तरफ से सीरीज बना भी सके इंशाल्लाह। एनालिटिकल रीजनिंग हमारा गैट एस्ट्रा के जो पोर्शन होते हैं वहां पे बड़ा का इंपॉर्टेंट है। गैट हो गया या जो हमारे यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट होते हैं उनमें एनालिटिकल रीजनिंग एक बड़ा पोर्शन रखती है। एनटीएस के तमाम टेस्ट में, क्योंकि एनटीएस के जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें स्पेशली एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। और करंटली मैंने एचईसी का टेस्ट दिया था केमिस्ट्री का। तो मेरा चूंकि फील्ड बायोकेमिस्ट्री है, लेकिन हम दे सकते हैं, लेकिन हमने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं हुई एज सच। तो मुझे केमिस्ट्री की थ्योरीज वगैरह का नहीं पता था, लेकिन उसमें 40% एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन था। उस 40% एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन की वजह से मेरा वो टेस्ट क्लियर हुआ। और जिन लोगों ने एमएससी केमिस्ट्री की हुई थी उनको केमिस्ट्री आती थी, लेकिन उस 40% एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन की वजह से उनको वो टेस्ट फेल हुआ, या पास भी हुआ तो मेरिट नहीं बना। वजह क्या है कि ये चीजें हमें मुफ्त के नंबर दे रही होती है। यानी एक दफा आपने एनालिटिकल रीजनिंग कर ली तो टेंशन ही नहीं, ना कुछ याद रखने की बात है, सिर्फ एक टेक्निक है, ट्रिक है, तरीका सीखना है आपने कि इसको सोल्व किस तरह से करना है। वो आपको तरीका आ गया तो कोई मसला बाकी बाकी वो 40% है, वो जितना मर्जी आ जाए। आप तो बल्कि दुआ करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये पोर्शन आए कि आपको बगैर याद रखे करेंगे, और आप श्योर होंगे कि इसमें मेरे नंबर नहीं कटने वाले, वो आपने खुद किया होगा। तो इन चीजों को आपने स्पेशली फोकस करना होता है, स्पेशली जिन लोगों ने फोर्सेज का अगर टेस्ट देना है। तो फोर्सेज के टेस्ट में आपकी ये सीरीज आ रही होती है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो हमारे इस पोर्शन सेशन के बाद इंशाल्लाह हम इसमें आपको वर्बल रीजनिंग भी करवाएंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग भी करवाएंगे कि अगर कोई आर्मी से रिलेटेड फोर्सेज या कोई भी किसी भी फोर्स का कोई भी टेस्ट देना चाहे तो उसकी भी 100% तैयारी हो हमारे इस सेशन से के बाद। ठीक है, इस तरह बाकी मैथमेटिक्स में रेशो आती है, अलजबरा, ज्योमेट्री। तो ये तमाम चीजें मैंने आपको बताया कि हमने लेंथी रूल्स को नहीं फॉलो करना, लेंथी स्टेप्स को नहीं फॉलो करना। हमने सिंपली क्या करना है कि वो ट्रिक्स सीखनी है, कुछ जो आसान से फार्मूलाज हैं वो फार्मूला सीखने हैं, और उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए हमने इस पोर्शन को इंशाल्लाह कवर करना है। इंग्लिश ग्रामर, मजे की बात ये कि हम शुरू से इंग्लिश पढ़ते आए हैं और हम में से बहुत को लगता है कि हमें इंग्लिश आती भी है, लेकिन जब आप लिटरली इंग्लिश सीखने आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमें सिर्फ लगता ही था, हमें सिर्फ लगता ही था कि हमें इंग्लिश आती है। नहीं यकीन
तो यहाँ पे बच्चे बैठे होंगे जो हमारे पास सीएसएस की तैयारी भी कर रहे हैं, यूपीएससी के सेशन अटेंड कर चुके हुए कि इंग्लिश के भी बच्चे हैं। और मैंने वहां पर उनको भी बताया था कि इससे पिछले बैच में भी ये सीन था कि जिन लोगों ने एमए इंग्लिश किया हुआ है वो भी कह रहे थे कि हमने तो इंग्लिश और पढ़ी हुई है, क्योंकि वहां पे तो सब्जेक्ट यानी लिटरेचर पढ़ना होता है, जो उस तरह से ये चीजें नहीं कर रहे होते हैं। और पेपर में बहुत, अब यानी जो एफपीएससी के पेपर आए इसमें भी आई थिंक हाँ 20 एमसीक्यू सिर्फ इंग्लिश से थे, 20% पेपर इंग्लिश में से आ रहा होता था। और अच्छे अच्छे बच्चे 10 एमसीक्यूज तक गलत कर रहे होते थे, करते रहे हैं। वजह क्या है कि हमने इंग्लिश को ज्यादा लाइटली लिया हुआ है शायद, कि जो बेसिक सी चीजें वो हमें आती है लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं है। इंग्लिश कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ पढ़ लेने से नहीं आती, इंग्लिश आती है प्रैक्टिस से। उसकी आपको वोकैब पे ग्रिप हो, वोकैब की ग्रिप अगर आप ये कहें कि ये मैंने 1000 वर्ड्स की ले ली हुई है, एक दिन बैठूंगा रट्टा लगाऊंगा सारा पढ़ूंगा मैं पास कर लूंगा, ये नहीं होता। वोकैब आपको डेली बेस करनी होगी, और हम अपने सेशन के अंदर इसको ये इसी तरह से लेके चलेंगे। यानी डेली बेस, एक तो हम वो आपके साथ नॉलेज कंपोनेंट के थ्रू शेयर भी कर रहे होते हैं, वो भी होगी। और मजीद भी हम अपने सेशन के अंदर भी डेली बेस 10 वर्ड्स को लेके चलेंगे इंशाल्लाह, कि उसके फिर डिस्कशन होगी उस पर, उसके सेंटेंसेस बनाना। तो डेली बेस जब आप 10 वर्ड्स कर रहे होंगे, तो जब इस तरह से आप 1000 वर्ड्स कर लेंगे, देन आप कह सकते हैं कि हमें कल किसी हद तक आती है। अगर 4 पेपर में आए हैं तो 4 आपको ना भी आते हो, कम से कम 2-3 तो आते ही होंगे। और जब आपने 1000 वर्ड्स किए होंगे बिलफर्ज, तो आप इस काबिल होंगे कि जो फोर्थ वन है उसका भी आप गैस कर सकें। ना भी आता हुआ तो गैस करने के कम से कम काबिल होंगे। तो हम डिटेल से इंग्लिश ग्रामर को करेंगे इंशाल्लाह। तो यानी हमारे लास्ट सेशन में नाउन, प्रोनाउन, नाउन एटसेट्रा, यानी हर पार्ट ऑफ स्पीच पे 1 आवर प्लस का लेक्चर होता रहा है, यानी इस डिटेल से हम चीजों को कवर करवा रहे होते हैं। और फिर थ्रू आउट द सेशन इंशाल्लाह इसकी थ्रू आउट द सेशन हम इसकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैंने आपको बताया कि हर टेस्ट का ये पार्ट है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं। और हम बहुत ज्यादा गलती भी करते हैं, वजह क्या है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। इसको प्रैक्टिस में लेके आना है, वो हमारा इस सेशन का फोकस है। एवरीडे साइंस, हमें लगता है कि जिसने साइंस पढ़ी हुई है उसे एवरीडे साइंस आती है, काफी हद तक बात ठीक भी है। लेकिन मेरी आज ही बात हो रही थी डिफरेंट सीनियर्स हैं जिन्होंने अभी ये टेस्ट भी अटेम्प्ट किया साइंस के बैकग्राउंड से, और वो कह रहे थे इंक्लूडिंग मी कि सबसे ज्यादा गलत होने वाला पोर्शन हमारा एवरीडे साइंस था। वजह क्या है कि हमें लगता है कि हमें एवरीडे साइंस आती है, और हमें आती भी है, लेकिन हम उसको चूंकि ध्यान नहीं करते तो चीजें मिक्स अप हुई होती हैं। तो ये चीजें भी हमारे लिए जरूरी है। सेकेंडली, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बायो पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो देन आपको जो बाकी सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स है, उनकी भी जो बेसिक्स है वो आपको आनी चाहिए। एस्ट्रोनॉमी लाइक सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम से तो काफी क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, हॉटेस्ट सॉरी हार्टेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, इसका जो कौन सा जो प्लैनेट है कितनी देर में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो ये चीजें आ रही होती हैं। विटामिन से मुतालिक बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में एक आध विटामिन से मुतालिक आया होता है, और बिल्कुल आसान सा होता है, एक लेक्चर में आप तैयार कर सकते हैं आसानी से, यानी 1 घंटा आप दें, आपका विटामिन का पोर्शन तैयार होता है, तो जो करंट पेपर में आना है। तो ये बेसिक सी चीजें, आसान सी चीजें। और कंप्यूटर साइंस, अभी आईबी का जो पेपर हुआ उसमें कंप्यूटर साइंस सिंपल ही पेपर आए हुए वो काफी ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ था। और जिस बंदे ने बायो पढ़ी हुई है, सारी जिंदगी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, वो कंप्यूटर किस तरह से करेगा। तो हम आपको कंप्यूटर इस तरह से कवर करवाएंगे कि लास्ट जो हमारा बैच था इसमें हमने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवाई, और मैंने आपको बताया कि जिसका 80% रिजल्ट भी रहा उसमें 40% कंप्यूटर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब पेपर दे के बाहर आए तो बच्चों के मुझे मैसेज आ रहा है कि सर जो आपने हमें कवर करवाया 100% उसी में से आया हुआ है। और लिटरली मैंने पेपर भी देखा कि वजह क्या है, हमने किस तरह से कवर करवाया कि जब आपकी बेसिक्स हर तरह से हर एंगल से कंप्लीट है, देन आपने प्रैक्टिस की हुई है तो जहां से मर्जी आ जाए। वहां पे एमसीएस वाले तो गलत करके आएंगे, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया हुआ है वो तो कंप्यूटर गलत कर देंगे, लेकिन जिस बंदे ने फ्रेश तैयारी की हुई है, उसकी प्रैक्टिस की हुई है, वो बंदा गलत नहीं करेगा। और आपके सीएस में जो मार्क्स है वो रिलेटिवली ज्यादा होंगे कंप्यूटर साइंस वालों से।
मेरा इंटरव्यू था अभी पीपीएससी का, उन्होंने वहां पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है, आपका ज्यादा जो स्ट्रेंथ थी किस पोर्शन में थी। 3 पोर्शन पेपर में थे, जीके, इंग्लिश प्लस सब वो कंप्यूटर। अब मैं सोच रहा हूँ, अब और बोल रहा हूँ साथ, सर मेरा कंप्यूटर अच्छा हुआ था, सर इंग्लिश भी अच्छी हुई थी, जीके भी अच्छा हुआ था, यानी ओवरऑल अच्छा हुआ था। तो ये सीन है कि चाहे आपका बैकग्राउंड ना भी हो, लेकिन जब आप डेडिकेटेड हो के उस सब्जेक्ट को करेंगे तो किस तरह से वो सब्जेक्ट पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए इस चीज को भी बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कि 6 क्लास अगर आपने बिल्कुल भी आज तक नहीं पढ़ा, देन भी आप कंप्यूटर को समझेंगे भी क्लास में, और फिर आप उसको अटेम्प्ट भी 100% करेंगे। उर्दू से रिलेटेड बाज पेपर्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो अक्सर पेपर्स में आते हैं जिसमें वो मोस्टली बुक्स के नाम पूछ रहा होता है। अगर कोई पोएट्री की लाइन दी गई है तो उसके इशार पूछ रहा होता है, मुहावरा पूछ रहा होता है। आसान से होते हैं, लेकिन जो कि हमने पढ़े नहीं होते तो हम गलत कर देते हैं। तो हम उर्दू पे भी इंशाल्लाह लेक्चर रखेंगे, जिसमें उर्दू की हिस्ट्री समेत उसकी करेक्शन, एडियम एक्सेट्रा, इसमें 1 से 2 लेक्चर्स होंगे। बाकी आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फिर उसमें से आपका टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि उर्दू का पोर्शन भी आप ठीक कर सकें। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह तमाम आपके सब्जेक्ट कवर भी करवाएंगे, साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और वीकली टेस्ट भी इंशाल्लाह होगा। जब आपका कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उस सब्जेक्ट का टेस्ट भी होगा। देन फिर मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी दूंगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। जिस तरह इस्लामियत कंप्लीट हुई तो आपको 1000 एमसीक्यूज की एक फाइल दे दूंगा कि आप ये सारी एक दफा देखें, और 1000 में से आपको पता चलेगा कि हमने लेक्चर्स में 950 कर लिए हुए, 50 हैं जो रैंडम पूछे गए, यानी जो इवेंट से के अलावा है। तो वो 50 आप वहां से कर लेंगे तो आपका 100% इंशाल्लाह वो सब्जेक्ट भी, वो प्रिपरेशन तैयार है। और जनरल एबिलिटी करने से, एनालिटिकल रीजनिंग करने से, आईक्यू क्वेश्चंस करने से आपकी मेंटल एबिलिटी भी डेवलप होगी कि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कि जब जैसे जैसे आप की एबिलिटी इंक्रीज, एबिलिटी बढ़ती है, तो मुश्किल चीज़ों को भी आपने पढ़े बगैर भी आप इन चीज़ों को कवर कर सकेंगे। सर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग नहीं होती लैंग्वेजेस का, सर यह जो पेपर आना होता है आपका, जो आपका पेपर आता है उसमें चूंकि ये जनरल पेपर होता है तो उन्होंने जनरल ही पूछना होता है। तो कंप्यूटर की उन्होंने बेसिक्स ही पूछनी है आपसे, उन्होंने प्रोग्रामिंग को हरगिज टच नहीं करना। जो कंप्यूटर साइंस का लेक्चरशिप का देना उससे तो लाजमी सी बात आप पूछेंगे, लेकिन जो बायो वाला बंदा पेपर दे रहा है उन्हें भी पता कि बायो वाले बंदे ने पेपर देना है, तो वो उतनी ही चीजें पूछेंगे कि जितनी बायो वाला तैयार कर सकता है। यानी जो बेसिक्स होती है, ओवरव्यू होता है तमाम सब्जेक्ट का, वही वो पूछ रहे होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑल ओके। अब क्वेश्चन है, एक जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सर हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें यूके से मुतालिक भी पूछ रहे होते हैं। तो भाई आप पाकिस्तान में नहीं रहते, सिर्फ आप दुनिया में भी रहते हैं, तो आपसे पूरी दुनिया के बारे में पूछा जाना है। तो जब हम क्या करते हैं कि जब हमने पाकिस्तान का पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ना है तो मैंने वहीं पे आपको ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम भी पढ़ाना है, वहीं पर मैंने आपको अमेरिकन का पार्लियामेंट्री सिस्टम भी पढ़ाना है, और फिर उसका कंपैरिजन करके मैंने ये भी आपको बताना है कि इसमें हम कहाँ पे लाइक करते हैं। कुछ चीजें हमने वहां से ली हैं, कुछ वहां से ली हैं, और हमने अपना वो सिस्टम बनाया होगा। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या डिफरेंस है, और हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और वहां पे कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। जो इंटरनेशनल इवेंट्स की मैंने बात की, तो वो हमने पूरी दुनिया के इवेंट्स देखने थे, पूरी दुनिया के इवेंट्स के बारे में ही आता है। वो आपसे पूछेंगे कि यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है, करंटली ब्रेक्जिट हुआ है, किस डेट को हुआ है। अभी ये पेपर में जो लास्ट वीक पेपर्स हुए उनमें ये आया हुआ है कि ब्रेक्जिट कब हुआ, किस डेट को हुआ, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या सिनेरियो चल रहा है। इवन वो मेयर ऑफ द लंदन पूछ रहे होते हैं, ये सारी चीजें पूछ रहे होते हैं। ओके ओके जी। क्या है सर, लास्ट टाइम एग्री यूनि में टेस्ट दिया था, उसमें इंग्लिश में बहुत ज्यादा ट्रिकी पैराग्राफ्स दिए थे, हाउ कैन वी सॉल्व देम। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश पोर्शन में हम आपको एनालॉजी भी इंशाल्लाह कवर करवाएंगे, और जब आपको एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन कवर करवाएंगे तो वहां पर ये चीजें आपकी डेवलप करवाएंगे कि आप किस तरह से उसको एनालाइज करके उसको आंसर करते हैं। और वहां पे जो आपका, मैंने आपका एग्री के पेपर देखे थे, उसमें लॉजिकल रीजनिंग का ही एक पार्ट होता है कि जिसमें आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना होता है। एनालिटिकल रीजनिंग जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया भी होगा कि वहां पे ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना होता आपको,
वहां पे मोस्ट ट्रू ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। यानी आपको लगेगा कि ये ऑप्शन भी ठीक है और हकीकत में वो भी ठीक होगा, यानी दो ऑप्शन ठीक होंगे, तो वहां पे आपने जो सिलेक्ट करना होगा वो मोस्ट ट्रू करना होगा, ज्यादा ठीक कौन सा है। तो वो ज्यादा ठीक की आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, हम सिर्फ ठीक देख के लगाते हैं, और वो फिर जब की आती है या रिजल्ट आता है तो फिर हमें पता चलता है कि हम सारा ठीक करके आए थे लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। लेक्चर्स के नोट्स रोज हमारे साथ शेयर किए जाएंगे, बिस्मा शाहिद। लेक्चर्स के नोट्स मैं आपसे खुद डिवेल्प करवाऊंगा। यहाँ पे मैं लेक्चर्स आपसे डिलीवर कर रहा हूँ, साथ आप अपनी चीजें नोट कर रहे होंगे, स्लाइड्स आपके सामने होंगी, तो एक ओवरव्यू स्लाइड के फॉर्म में भी आपके पास होगा, साथ आप अपने नोट्स भी डिवेल्प कर रहे होंगे। जी, मजीद किसी को क्वेश्चन हो? तो सब्जेक्ट टीचिंग की प्रिपरेशन के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना होगा। हाँ, जब आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए दे रहे हैं, लेक्चरशिप है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जब नाम ही सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है तो लाजमी सी बात है फिर वो आपको सब्जेक्ट कंप्लीटली ही प्रिपेयर करना होगा। हाँ, एक आया हुआ था कि सिफारिश से सीट्स ले लेते हैं, तो पीपीएससी के थ्रू, एफपीएससी के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान का में कल्चर है, सिफारिश चलती है, मैं इसका इनकार नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाएं वो कितनी सिफारिश चला सकते हैं। अगर वो टोटली सिफारिश बेस्ड ही करें तो फिर लोग टेस्ट देंगे, तो पता तो चल जाएगा ना आखिर कितनी देर तक कोई जुल्म का निजाम चल सकता है। चलती होगी, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन बहुत माइनर चलती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने मार्क्स लिए, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप सिलेक्ट किए जाएंगे। अब जिस बंदे ने खुद अटेम्प्ट नहीं किया हो, जिस बंदे का टेस्ट ही पास नहीं हुआ, और वो ब्लेम करे कि जी पीपीएससी ने पैसे लेके पेपर लीक कर दिया था, तो कोई बात बनती है? पेपर लीक कर दिया था, ठीक है, तू तो पास होना चाहिए था ना, तू क्यों नहीं पास हुआ? तो हमारा आसान हल ये है कि हमने अपने घर वालों को मुतमिन करने के लिए, अपने दोस्तों को मुतमिन करने के लिए आसान साल ढूंढा हुआ है कि भाई यहाँ पे सिफारिश चलती है, यहाँ पे नहीं होना। और ये रोला सबसे ज्यादा वो डाल रहे होते हैं कि जिनका अपना नहीं होता, जिनका अपना सीएसएस नहीं होता, या फिर उन्होंने सुना होता है कि सीएसएस नहीं करना, मैं तो नहीं कर सकता, तो ये बंदा कर रहा है तो उसे भी बताओ कि सीएसएस कोई भी नहीं कर सकता। तो ये चीजें होती हैं कि एक माहौल बनाया जाता है उन लोगों की तरफ से कि जो खुद नहीं कर सकते, खुद पास नहीं कर सके, तो दूसरों को बता दिया कि ये सीन इस तरह से। सर आप काइंडली ओवरव्यू भी लीजिएगा लेक्चर्स का सब स्टूडेंट्स से, ताकि हम साथ साथ इंटरव्यू रेडी भी रहे। हाँ ऑफ कोर्स, लेक्चर्स के अंदर हम ये चीज स्पेशली ये कर रहे होते हैं कि इस चीज को हम स्पेशली फोकस कर रहे होते हैं कि आपका जब लेक्चर स्टार्ट हो उससे पहले जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसका ओवरव्यू हो जाए, और जब लेक्चर एंड हो तो उस लेक्चर आज के दिन में हमने जो कुछ पढ़ा वो भी हमारा हो जाए। ये कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है यहाँ पे। ओके जी, और क्वेश्चंस? सर काइंडली टेल फी एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। ये आप इस नंबर पे, ड्यूरेशन होगा अबाउट 2 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि हर चीज मैंने आपको बताया कि डिटेल से हमने करनी है, 2 to 3 मंथ्स लग जाएंगे। और फी हमने इतनी कम रखी होती है, अल हक एजुकेशन सिस्टम सिर्फ के बनाने का मकसद, इसको कंटिन्यू करने का मकसद ही सिर्फ ये था कि वो लोग जो हैवी, जो बड़ी अकेडमीज में फी नहीं पे कर सकते, वो तैयारी यहाँ से आसानी से कर सके, तो फी इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं होगी। और सेकेंडली, मैंने खुद तमाम बड़ी एकेडमी से सेशंस लिए हुए हैं, और लिटरली आप एक सेशन वहां से भी ले लें 20,000 30,000 40,000 पे करके, और यहाँ पे भी 1,000 1,500 2,000 पे करके, 2,000 यहाँ पे कर लें और 20,000 वहां पे कर लें, आप दोनों लेक्चर्स ले लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कहता कि हम ज्यादा बेहतर होंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल ये सेशन होगा रिलेटिव टू दैट सेशन, क्योंकि हमने उन सब से पढ़ के, वो एक जगह पढ़ा रहे हैं, हमने उन 10-12 से पढ़ा हुआ है, उन 10-12 से पढ़ के 10-12 का एक्सपीरियंस आपके साथ कलेक्टिवली शेयर कर रहे हैं, तो ये चीज ज्यादा बेहतर होनी चाहिए उन 1 by 1 से। वो बेहतर है, टीचर्स हैं, लेकिन क्योंकि वो 1 by 1 करवा रहे हैं और हम उन 10-12 का इकट्ठा करवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि हर पेपर में, चाहे वो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का ही क्यों ना हो, बायो का ही क्यों ना हो, केमिस्ट्री का क्यों ना हो, आपसे तमाम जनरल नॉलेज जरूर पूछा जाएगा, तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा।
रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अवेलेबल नॉट। रिकॉर्डिंग आपको रेगुलरली प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वजह ये है कि अगर आपको रेगुलरली रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें तो फिर आप क्लास में आना छोड़ देंगे, और बाद में फिर आप बीइंग अ स्टूडेंट, ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि आप रिकॉर्डिंग ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आदत ही नहीं होती, और वो आप घंटे की 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते, 1.5 घंटे का लेक्चर जरूर अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का कोई इशू होता है देन हम उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। यानी फॉर एग्जांपल कोई सफर में था, किसी का नेट का इशू बन गया, कोई प्रॉब्लम हुई, देन उससे रिकॉर्डिंग जरूर शेयर की जाएगी ताकि किसी को मिसिंग ना हो। कोर्स टाइमिंग क्या होगी? कोर्स टाइमिंग 8:30 PM हुआ करेगा टेस्ट जो हमारा सेशन, 8:30 टू अबाउट 10 तक। और क्वेश्चंस पर लेक्चर पे कब है पेपर्स? लेक्चर पेपर्स का आप तैयारी रखें, जब भी हो जाए, ये पोस्ट आती रहती होती है वैसे, तो सब्जेक्ट टीचिंग टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना होगा। जी बिल्कुल। ओके सर, वहाँ जाके एयर कंडीशन माहौल में बैठ के पढ़ना होगा या घर में इजी होकर आप पढ़ सकते हो? और नेक्स्ट आई थिंक मैंने मेन थिंग इज योर कंसंट्रेशन, वेयर यू पे योर अटेंशन, यू गॉट योर रिजल्ट्स इंशाल्लाह। एग्जैक्टली तहनीत जब, हाँ ये चीज बड़ी एक वो कह ही जा रही होती है कि हमें ऑनलाइन का पता नहीं चलता, हमने फिजिकल ही करना है। लिटरली आप अंदाजा लगाएं कि आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप दूसरे एरिया से, आप लाहौर आके अकेडमी ज्वाइन करते हैं, 20,000 आप अकेडमी का पे करेंगे, 20,000 मंथली आप खुद अपने पे खर्च करेंगे, 50,000 महाना पे आप वो करेंगे, और मिलेगा फिर वही चीज रिलेटिवली। अगर और जो आपका टाइम वगैरह लग रहा होगा वो अलग चीज है। आप घर में बैठ के, मेरे अलावा अगर उसी एकेडमी से भी ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन का मैं आपको फायदा बता रहा हूँ, अगर आप उसी एकेडमी से या उसी टीचर से ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हैं, तो आप खुद बताएं आपको कितना वो बच भी रहा है, आपका टाइम भी बचेगा, वो आने जाने का टाइम बचेगा। अगर आपके अपने सिटी में भी है, लाहौर में फॉर एग्जाम्पल मैं शादरा में हूँ, तो मैंने माल रोड पे अकेडमी ज्वाइन की है, 1 घंटे का मेरा ट्रेवल है, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, तो 2 घंटे जो मैं फजूल जाया कर रहा हूँ आने जाने में, अगर मैं घर बैठ के वो पढ़ लूँ तो क्यों नहीं समझ आएगा? अब मैंने आपको लेक्चर दिया कि आपको पता नहीं चला, अगर आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, साथ नोट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं समझ आएगा? तो ये हमने बिल्कुल आप ही को, आप ही के लिए ये सेशन अरेंज है जी। इसमें हो सेशन का 2000 है रीजनेबल आई थिंक फॉर एवरी स्टूडेंट। जी बिल्कुल। इसमें सर विल यू बी द ओनली ट्यूटर टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स? नहीं, दूसरे टीचर्स भी इंशाल्लाह होंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये इशू होता है कि मैं ऑलरेडी 10 जो सब्जेक्ट्स हैं वो सॉरी 10 सेशंस करवा चुका हूँ तकरीबन 2 साल में पिछले। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम चीज़ों को मैं खुद ही कवर करवाऊँ, क्योंकि मैंने टेस्ट दिए भी हुए हैं, एक्सपीरियंस भी है, और टीचिंग भी काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ। तो मैं जो ज़्यादा खुद करवा सकूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खुद ज़्यादा करवाऊँ, लेकिन दूसरे टीचर्स भी जरूर होंगे इंशाल्लाह। ये सर बहुत अच्छे से समझा आया है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बस ऐसे समझो जी इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स हम ही होंगे और आप ही होंगे, तो इसी तरह से ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। काइंडली शेयर द जॉब एज वेल आफ्टर डूइंग दिस टेस्ट। जॉब्स का मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है कि कौन कौन सी आप जॉब्स कर सकते हैं, यानी जनरल बेस होती हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स में आती हैं। बाकी जैसे जैसे जॉब्स आएंगी तो वो मैंने आपको बताया कि हम आपके ग्रुप्स में आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। करंटली FIA की जॉब आ रही है 1-2 दिन में, तो वो आप फिलहाल करें अप्लाई, उसका प्रोसीजर वगैरह डिटेल्स वगैरह मैं आपसे शेयर कर दूंगा जब अनाउंस होंगी। तो इसी तरह हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, हम यही कर सकते हैं।